नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे महिला परीक्षक भर्ती का यह 40वां वीडियो है। देखो, आपको जो है मैंने टेलीग्राम में एक पीडीएफ डाला था, उसमें देखना 27 अगस्त का जो है आपको एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, पहले जो था 13 अगस्त था वो कैंसिल हो गया है। तो मैंने बताया भी था कि हो सकते अगस्त तक के लास्ट तक चला जाए। तो फिर उसमें देखना कि 27 अगस्त को आपका पेपर है। तो फिर अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से 22 दिन का समय बचता है। कितना दिन? 22 दिन का समय बचता है। तो 22 दिन में आप जितना हो सके पढ़ाई करो, ठीक है? आप ये समझ के पढ़ो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी मौका है। अगर अभी नहीं खुला तो फिर मुश्किल है कि आने वाले समय में और इसका जो वैकेंसी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो उस आधार पे आपको अच्छी तैयारी करना है। भले इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छा रखना है। तो फिर अगर आपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरफ। जो आज की टॉपिक देखेंगे वहाँ भारत का भूगोल रहेगा। आपके जो सिलेबस है उसी आधार पर है भारत का भूगोल। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र बोला है। तो जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी अगर 100% निकाला जाए तो फिर 71% जो है पानी है। तो जो बचा है वहाँ एक भूभाग की श्रेणी में आता है। तो उन्हीं जो भूभाग है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। इसका जो जवाब रहेगा 2.4%। 2.4% इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई है तो कितनी है इसकी लंबाई? इसका जो जवाब क्या जाएगा 7,516 किलोमीटर। देखना कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन मत हो जाना। यहाँ पर जो है आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पर होता क्या है कि भारत की तटीय भाग की अगर बात करते हैं तो इनकी जो कुल लंबाई है वहाँ 7,516 किलोमीटर है। अब इसमें कौन कौन सा शामिल आता है? अब जैसे कि यहाँ तक क्या है, ये समुद्र है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वह समुद्र है, ये भारत का देश है। इसमें से लेकर गुजरात से लेकर इधर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल होते हुए ये जो है समुद्री इलाका पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो ये क्या है, तटीय हिस्सा है। और साथ ही जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप समूह है, इन सभी को जोड़ा जाता है। तो उस आधार पे 7,516 किलोमीटर होता है। लेकिन सिर्फ अगर मुख्य भूमि की बात की जाए यानी कि भारत देश की बात की जाए तो 6,100 किलोमीटर रहेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि स्थल सीमा की लंबाई। तो स्थल सीमा की लंबाई मतलब क्या होता है? यहाँ पर है कि यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए जो बांग्लादेश है, ठीक है? बांग्लादेश से होते ही इधर यहाँ पर म्यांमार है, फिर आगे चीन है, फिर नेपाल होते हुए हिमालय पर्वत के नज़दीक में जम्मू कश्मीर के ऊपर होते हुए यहाँ तक जो आता है। तो कुल मिलाकर इनकी जो लंबाई है वह कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लिख दिया है अतिरिक्त फैक्ट के रूप में, क्योंकि देखो एक प्रश्न में अगर 2-3 आंसर आ जाता है तो फिर अच्छी बात रहता है। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण कितना है? 3,214 किलोमीटर। यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण कितना है? 3,214 किलोमीटर है, ठीक है? और उसी तरीक़ा से पूर्व से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर है। यहाँ से 2,933 किलोमीटर कितना है? 2,933 किलोमीटर है। अगला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? ये एक प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितना अंतर है? 5.5 घंटा का। 5.5 घंटा का अंतर है। अगला है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये रहेगा गुजरात रहेगा। क्यों रहेगा गुजरात? देखो गुजरात का जो आकार है ना वो समुद्र के किनारे, जैसे कि ये अपना भारत देश है उसमें से गुजरात कुछ इस तरीका से है। इस साइड क्या है? महाराष्ट्र है और इस साइड जो है राजस्थान है। तो देखो समुद्र का तट यहाँ से है, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो एरिया है वहाँ तटीय भाग है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सबसे लंबी जो तट रेखा है वहाँ गुजरात में स्थित है। अगला है, निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरती है। तो यहाँ पर कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? अभी से भी देख रहे थे यहाँ पर जब ऑप्शन आ गया है तो फिर 8 राज्य है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से अपना छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मान लो ये अपना भारत देश का नक्शा है, ठीक है? खैर मुझे अच्छा से बनाना नहीं आता। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा भारत देश के बीचों बीच जाती है उसे ही कहा जाता है कर्क रेखा। अगर इसको अंश में देखा जाए तो फिर क्या है? 23.5 अंश वाला है, ठीक है?
कौन कौन से राज्य से? सबसे पहले राजस्थान आते हैं, फिर गुजरात आता है, और इधर आने के बाद बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड जाता है, झारखंड से पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है बांग्लादेश को क्रॉस करके त्रिपुरा और मिजोरम भी आता है। तो कुल मिलाकर 8 राज्य इसमें शामिल है। अगला है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? जैसे कि ये अपना भारत है, तो इस साइड जो है वहाँ लक्षद्वीप है, छोटे 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 है। इसका जो आंसर रहेगा 36। 36 वहाँ पर द्वीप समूह है, छोटा छोटा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है, ये रहेगा गोंडवाना लैंड। इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा राज्य है भारत देश का, आपको बताना है, जो कि पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ये रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर सही रहेगा, जो कि पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया है, आपको बताना है। ये रहेगा सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ रहेगा, ठीक है, या इसे जो है रेडक्लिफ के नाम से भी याद रखना, तो फिर आपके पास बन जाएगा। दोस्तों, आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, 22 दिन का जो समय है ना, आप टेंशन के साथ मत पढ़ना, क्योंकि 22 दिन का समय बहुत होता है। अब इतना तो पक्का है कि जैसे कि महिला परीक्षक का भर्ती है, कोई सीजीपीएससी का बड़ा वाला एग्जाम नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो, यूपीएससी के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो। सामान्य सा समझ के चलना कि ये जो है महिला परीक्षक है, जो कि आपने अभी तक जैसे कि क्या है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो पढ़ा है शुरू से, उसी चीज़ को ही पूछेगा, जो कि हम भूल गए हैं। सामान्य प्रश्नों को ही पूछेगा। कोई ज़्यादा लेंथी प्रश्न है या कोई भी ज़्यादा एकदम हार्ड प्रश्न है, आपको नहीं पूछेगा। इसलिए जो है टेंशन फ्री होकर पढ़ना, आराम से पढ़ना, और जो पढ़ा रहा हूँ उसके अतिरिक्त भी आपको पढ़ना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न अलग से जवाब देने की प्रयास करता हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर है, अब इतना तो पता चल गया ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी वर्तमान में रेखा है, उनकी उस रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। तो इनसे संबंधित अतिरिक्त फैक्ट यहाँ पर देख भी लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई, जिसका नाम क्या है? रेड क्लिप रेखा है। उसके बाद है यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि भारत और चीन के मध्य, तो भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा है, जिसका निर्माण 1914 में किया गया था। उसके बाद एक और आता है कि भारत और अफ़गानिस्तान, तो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य जो रेखा है, उसे कहा जाता है डुरंड रेखा कहा जाता है, ठीक है? उसे डुरंड रेखा कहा जाता है, जो कि 1896 में खींचा गया था। लेकिन अब ये भारत का नहीं है, ये जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो गए हैं। अगला है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जैसे कि ये अपना भारत देश है, ठीक है? तो यहाँ पर आने के बाद क्या है? बांग्लादेश आता है, फिर से यहाँ अपना भारत देश है, तो ये क्या है? पूरा बांग्लादेश है। तो यहीं पास जो है एक भारत का राज्य है, जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, और एक ओर से अपना देश के साथ घिरा हुआ है। तो ये रहेगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है। अगला है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो भारत के कौन से भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये रहेगा अंडमान द्वीप समूह में। एक होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन आपको समझ के चलना है कि अंडमान द्वीप समूह में ही है। ये जो है अभी भी जीवित ज्वालामुखी है। अगला है, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि अपना बताया था, जैसे कि ये अपना भारत देश है, ठीक है? अब इस साइड है गुजरात है, अब इस साइड जो है अरुणाचल प्रदेश है, और सूर्य हमेशा इस दिशा से उगता है, ठीक है? तो फिर इसका जो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर रहेगा। कभी कभी एक चीज़ याद रखना कि इसमें 2 घंटे का समय अंतर रहता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे होता है, तो गुजरात में सूर्योदय 7 बजे होगा, ठीक है? उसी तरीके से अगर अरुणाचल प्रदेश में जो दिन है वहाँ डूबता है, तो कितना टाइम बचता है? मान लो जैसे 6 बजते हैं, तो गुजरात में 8 बजे दिन डूबेगा। तो ये है कितना? 2 घंटे का समय है। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। इससे पहले प्रश्न बताया था वो क्या है? बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरती है, तो त्रिपुरा है।
अब यहाँ पर क्या बोला गया है, नेपाल, भूटान और चीन के देशों से घिरा हुआ है। सिर्फ एक हिस्सा जो कि अपना भारत से लगा हुआ है, ये रहेगा सिक्किम रहेगा, जो कि ऊपर में है, ठीक है। अगला है भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो भारत जो वर्ष है आकार में विश्व का कितना बड़ा है? सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है अपना भारत। अगला है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ये भारत की बात है। इसका जो जवाब रहेगा गार्डविन आस्टिन रहेगा, ठीक है, गार्डविन आस्टिन, या इसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। अगले है निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं? इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा भारत और श्रीलंका के मध्य जुड़े हुए। जैसे कि ये अपना भारत देश है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो दोनों के बीच में जो है वहाँ पाक जलडमरू आता है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन सी नदी है जो अपनी जो मार्ग है उसे बार बार बदलती है? इसका जो जवाब आ जाएगा कोसी। कोसी नदी बदलती है, और जब अपने रास्ता बार बार बदलता है इसका मतलब वहाँ तबाही मचाता है, और ये कहाँ पर है? बिहार में। इसलिए जो है कोसी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। अगला है कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ये रहेगा तापी नदी। जो तापी नदी है वहाँ गुजरात में है, लगभग सूरत के आसपास यह समुद्र में विलय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करता, यानी कि जो काई है ना, जो मिट्टी वाला रहता है वो नहीं करता। बाकी जैसे कि कावेरी है, गोदावरी है, दक्षिण भारत का है, ये भी निर्माण करता है, और महानदी अपना छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जाकर गिरती है, तो यहाँ पर भी डेल्टा का निर्माण करते हैं। अगला है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णाद्र पतझड़ वन। उष्णाद्र पतझड़ वन पाया जाता है। अगला है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी जो है सभी फसल के लिए उपयोगी है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है? कपास है। कपास की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा का अपरदन किस तरीके से रोका जा सकता है? ये रहेगा वन रोपण करके, यानी कि वृक्षारोपण से। जैसे कि नदी किनारे आप देखना, जैसे कि बाढ़ आता है तो फिर वहाँ के जो किनारे की जो मिट्टी रहता है वह बह जाता है, तो मृदा अपरदन हो गया। लेकिन अगर उसी किनारे पर अगर कोई पेड़ रहता है तो पेड़ अपनी जड़ों से उस मिट्टी को पकड़ कर रखता है, तो ये क्या है? मृदा अपरदन नहीं होता है। अगला है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये जो है नेपाल में है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की अगर नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी है, और अपना जो छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती नदी है वह छत्तीसगढ़ के बहुत सी नदियों को पकड़कर वहाँ गोदावरी नदी में समाहित हो जाती है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये रहेगा जोंग जलप्रपात, है ना, जोंग जलप्रपात इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं जोंग जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शरावती नदी के में स्थित है, और यहाँ 253 मीटर है। 253 मीटर में है, ना कि फुट में है, ठीक है। अगला है फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? ये जो है उत्तराखंड में है ना, यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में। अगला है भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, गंगा नदी, है ना। भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और जो है देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहेगा गोमुख से निकलते हैं भागीरथी नदी। अगला है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, उड़ीसा। उड़ीसा में यहाँ स्थित है चिल्का झील। अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा जैसे कि ये अपना छत्तीसगढ़ है और यहाँ से स्टार्ट होता है उड़ीसा, तो छत्तीसगढ़ से जैसे निकलोगे यहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो कि हीराकुंड बांध कहलाते हैं, और ये उड़ीसा राज्य में है। अगला है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो तापांतर है वहाँ भारत के कौन से भाग में पाए जाते हैं?
इसका जो जवाब रहेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, है ना। राजस्थान जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उधर ही सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। अगला है सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सुमिलित करना है, एक तरफ है परियोजना और एक तरफ है राज्य। देखो कभी कभी होता क्या है, हमको पता नहीं आंसर, है ना, ये सही जोड़ी में, तो हम किस तरीका से लगाएं। आपको ये कोशिश करना है कि कितना आपसे बन सकता है। जैसे कि सामान्य अर्थों में देखा जाए यहाँ पर हीराकुंड बांध। अब ये तो पता है कि हीराकुंड बांध जो है अपने महानदी पर बना है, तो कहाँ पर बना है, उड़ीसा में बना है। एक बन गया। अब इसी से देखो आप द का दो कौन सा रहेगा। देखो द में क्या है, दो जगह सही है, ठीक है, बी और ठीक है, और ए और डी तो नहीं होगा, इतना कन्फर्म हो गया। अब देखो दोनों में से एक कौन सा सही रहेगा। अब एक और आता है कोसी नदी, जो हम सभी को पता है, अभी बताया था, कोसी नदी जो बिहार में है। अब इसका मतलब है कि आ का वन में देखो ये रहेगा, इसका मतलब है सी आंसर सही रहेगा, है ना। अब इसमें आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोसी नदी, सॉरी कोसी परियोजना बिहार में है, नागार्जुन जो परियोजना है वहाँ आंध्र प्रदेश में है, मयूराक्षी जो परियोजना है वहाँ पश्चिम बंगाल में है, और हीराकुंड जो है उड़ीसा उड़ीसा में है। इस आधार पे तीसरा सही रहेगा। अगला है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो मानसून शब्द जो कि अरबी भाषा का यह शब्द है। अगला है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, ये रहेगा गैंडा, है ना, गैंडा के लिए जाना जाता है, जो कि असम में है। अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये रहेगा बनेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलुरु में है। अगला है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये रहेगा जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार पाया जाता है, यहाँ विस्तार पाया जाता है। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये रहेगा बांगर रहेगा, ठीक है। हम सभी ने पढ़ा है कि खादर और बांगर, तो नदी द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है, खादर, लेकिन वही अगर मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसे बांगर कहा जाता है। अगला है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल मतलब क्या है, खेत से तुरंत निकाल कर बेच देना, बेचते ही तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं, वही नकदी फसल है। तो यहाँ पर जो है सम्मिलित नहीं है, तो गेहूँ है, क्योंकि गेहूँ को हम मिला कर रख भी सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं रेट आने पर। लेकिन गन्ना ऐसा है कि हम काटने के बाद उसे रख नहीं सकते, तुरंत उसे मिल में भेजना पड़ता है। और कपास भी उसी प्रकार के है, और जूट भी उसी तरीके से है। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक, ये रहेगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम एस स्वामीनाथन। अगला है भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कौन से राज्य में होता है, केरल में होता है। और यहाँ पर लेटेस्ट है कि केरल की जो कंपनी है, ये केरल की है, उन्होंने जो बस्तर में एक सिर्फ प्रायोगिक के तौर पर 1 हेक्टेयर में प्राकृतिक रबर खेती करने का जो कार्य कर रहा है। अगर ये सफल होता है तो पूरे बस्तर में इस चीज़ का प्रारंभ किया जाएगा। अगला है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आपको पता है, जब छत्तीसगढ़ में धान का खेती करते हैं, तो बारदाना पश्चिम बंगाल से लाते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट है, और जूट से ही बारदाना बनते हैं, इसलिए जो है यहाँ से लाते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि देश में टीन का उत्पादन सर्वाधिक रूप से किस राज्य में होता है। ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।